हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रैक DRDO सेप्टम 2022। यह DRDO जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। डिफेंस इसका फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके अंतर्गत जो है 60 से अधिक जो है पूरे भारत में इसका संस्थान है। तो पोस्ट नेम इसमें जो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी, इसके लिए पोस्ट नेम है। और ऑर्गेनाइजेशन तो ये तो हो गया DRDO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और अप्लाइंग डेट इसका जो है 3 सितंबर से 23 सितंबर तक, इसमें 2022 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है इसमें 18 to 28 ईयर्स इसमें एज लिमिट को रखा गया। एज ऑन 23 सितंबर 2022 तक का जो है आपका 18 से 28 साल के बीच में एज होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST एंड OBC कैंडिडेट्स, SC ST और OBC कैंडिडेट को जो है इसमें एज रिलैक्सेशन इसमें उपलब्ध है। SC और ST के लिए जो है 5 साल के लिए एज में छूट उपलब्ध है, और OBC कैंडिडेट के लिए 3 ईयर का छूट इसमें उपलब्ध है। अब देखते हैं हम लोग इसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसके लिए जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो इस पोस्ट के लिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए पोस्ट के लिए 2 प्रकार के इसमें क्वालिफिकेशन का ज़रूरत है। इसमें जो है एक जो स्टूडेंट BSc कंप्लीट किए हुए हैं, और दूसरा जो है डिप्लोमा कंप्लीट किए हुए हैं। दोनों के लिए अलग अलग है इसमें। तो मतलब डिप्लोमा वाले स्टूडेंट जो है इन कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं, और BSc वाले कैटेगरी वाले इन कैटेगरी। तो पहले देखते हैं BSc के लिए। BSc के लिए जो है BSc इन एग्रीकल्चर होना चाहिए, या फिर जो है दूसरा सब्जेक्ट BSc इन बॉटनी होना चाहिए, BSc इन केमिस्ट्री, BSc इन कंप्यूटर साइंस, BSc इन इंस्ट्रूमेंटेशन साइंस, और फिर BSc इन लाइब्रेरी साइंस है, फिर BSc इन मैथमेटिक्स है, BSc इन बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी BMLT हो गया, फिर BSc इन फोटोग्राफी, फिर BSc इन फिजिक्स होना चाहिए, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, फिर साइकोलॉजी है, फिर टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी है, फिर जूलॉजी है। इतना सब्जेक्ट में आपको BSc होना चाहिए। तो इसमें जो है इसमें खास आपको फ़ायदा है कि बॉटनी, जैसे BSc बॉटनी के लिए जो है आपके पास जो है बॉटनी ऑनर्स वाले तो अप्लाई कर ही सकते हैं। उसके साथ साथ जो है जैसे हो गया BSc बॉटनी, तो इसमें जो है अगर BSc बॉटनी के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको जो है कम से कम आपको 2 साल तक, 3 साल के कोर्स में आपको 2 साल तक आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए उस सब्जेक्ट में। तो बॉटनी आप जो है 2 साल तक आप उसमें पढ़े हुए हो। तो जो इसमें अगर बॉटनी, केमिस्ट्री और जूलॉजी अगर ये सब्जेक्ट लेकर के आप कंप्लीट किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बॉटनी सिर्फ आपको 2 साल पढ़ा होना चाहिए। तो BSc इन बॉटनी, अगर बॉटनी ऑनर्स है तो वो अप्लाई कर ही सकते हैं। BSc इन अगर जूलॉजी ऑनर्स है, आपका जूलॉजी ऑनर्स है और बॉटनी 2 साल तक पढ़े हैं तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो होगा बॉटनी वाले के लिए। और उसी तरह से जो है आपको इसमें छूट उपलब्ध है। बॉटनी हुआ, जूलॉजी हुआ, तो जो लोग बॉटनी या फिर जूलॉजी 2 साल तक पढ़े हुए हैं, कोई भी कम्बिनेशन में बॉटनी और जूलॉजी सिर्फ आपको 2 साल तक रहना चाहिए, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, इसमें भी वही रूल अप्लाई होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, तो इसमें भी जो है आप अगर जो है 2 साल तक जो है आप BSc में 2 साल तक अगर स्टडी किए हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं। जैसे BSc इन फिजिक्स के लिए, BSc इन फिजिक्स, इसमें सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी अगर पोस्ट में जो है BSc फिजिक्स खोजा जा रहा है, BSc फिजिक्स। तो मैथ ऑनर्स किए हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो गया। ये तो फिजिक्स ऑनर्स किए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, केमिस्ट्री ऑनर्स किए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मैथ ऑनर्स किए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया तीनों कॉम्बिनेशन में फिजिक्स के लिए। उसके बाद जो है अगर बायोलॉजी से किए हैं, बॉटनी, जूलॉजी
बॉटनी जूलॉजी, अगर आपके पास फिजिक्स अगर सब्सिडरी के रूप में 2 साल पढ़े हैं तो आप एलिजिबल हैं, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से जो है केमिस्ट्री के लिए बीएससी केमिस्ट्री के लिए आप जो है इसमें बॉटनी जूलॉजी, केमिस्ट्री वाले तो एलिजिबल है ही, केमिस्ट्री ऑनर्स से जो किए हैं या फिर जो है केमिस्ट्री सब्सिडरी में 2 साल तक स्टडी किए हैं। उसके अलावा बॉटनी जूलॉजी, उसके बाद केमिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट लेकर के ग्रेजुएशन किए हैं। इसमें आपको बॉटनी ऑनर्स हो या तो फिर जूलॉजी ऑनर्स हो या तो फिर केमिस्ट्री ऑनर्स हो, कोई भी हो, तो आपको इस केमिस्ट्री सिर्फ 2 साल तक आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इसमें साइंस वाले स्टूडेंट के लिए ये एक बेनिफिट है कि ग्रेजुएशन में सिर्फ आपको जो है कोई भी किसी भी पेपर से आप ऑनर्स किए हों, लेकिन जो है आप जो है 2 साल तक सिर्फ जो है सब्सिडरी सब्जेक्ट में भी अगर आप स्टडी किए हुए हैं तो आप उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। तो ये तो हुआ बीएससी वाले स्टूडेंट के लिए। अब है डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए, देखते हैं। तो इसमें जो है इसमें ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इस पेपर में आपको जो है इसमें ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, फिर सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन में होना चाहिए डिप्लोमा, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर मैकेनिकल में डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर मेटालर्जी में डिप्लोमा होना चाहिए। इतना आपका जो है डिप्लोमा के लिए आपका ब्रांच होना चाहिए। 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, 3 ईयर डिप्लोमा, रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE से आपका मान्यता होना चाहिए, AICTE, इससे आपका मान्यता होना चाहिए। और इसमें तो क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं इसमें जो है। इसके अलावा इस डेट में जो है आपके पास 23 सितंबर 2022 को जो है आपके पास जो है ये क्वालिफिकेशन, ये डिग्री आपके पास होना चाहिए। और अगर जो है इस डेट में आपके पास जो है MSc का डिग्री है या फिर PhD का डिग्री है तो आप जो है एलिजिबल नहीं है, ये कैंडिडेट जो है इसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए। इस बात का आपको ध्यान रखना। अब आते हैं हम लोग, ये तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। इसका जो है एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा इसके लिए। तो पहला इसमें दो चरण में ये कंप्लीट होगा, Tier 1 और Tier 2। तो Tier 1 ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा और Tier 2 ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो Tier 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर स्क्रीनिंग, ये जो है सिर्फ स्क्रीनिंग आपको जो है छांटने के लिए ये लिया जाएगा Tier 1। तो सब्जेक्ट इसके अंतर्गत जो है 5 पेपर आपका रहेगा सब्जेक्ट इसमें Tier 1 में। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, फिर जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल साइंस, ये आपका 5 पेपर होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स, और ये 5 पेपर मिला करके आपको टोटल क्वेश्चंस हो गया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 और मार्क्स, टोटल मार्क्स 120। तो इसके लिए जो है आपको जो है टाइम जो है 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग। तो ये इसमें जो है आपको अलग अलग टाइम नहीं दिया जाएगा, इसमें जो है टोटल आपको कंबाइंड टाइम दिया जा रहा है। इसमें आपको जो है 90 मिनट में आपको जो है 120 क्वेश्चन सभी पेपर का हल कर लेना है। तो इसका एग्ज़ाम जो है SSC पैटर्न पर आधारित है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो भी एग्ज़ाम लिया जाता है उसके पैटर्न पर ये फॉलो करता है। अब देखते हैं हम लोग इसमें जो है Tier 1, इसमें जो है आपको क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैटेगरी के लिए जो 40% मार्क्स क्वालिफाइंग है, 40% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। और रिजर्व कैटेगरी के लिए इसमें जो है 35% मार्क्स लाना पड़ेगा। और इसमें जो है मेरिट बनाया जाएगा स्क्रीनिंग, इसके लिए जो है स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 1:8, मतलब एक पोस्ट के लिए 8 स्टूडेंट को इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। CBT 1 में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 में जो है एक पोस्ट के लिए पीछे जो है 8 स्टूडेंट को इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। अब देखते हैं हम लोग Tier 2। तो Tier 2 जो है ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, लेकिन जो है इसमें जो है आप जिस सब्जेक्ट से आप स्पेशलाइजेशन किए हैं आपको उस सब्जेक्ट में आपको इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे इसमें होगा
बीएससी हो गया, या फिर जो है इसमें डिप्लोमा में जो सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे उस सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टीयर 2 सीबीटी फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन, तो इसमें जो है प्रोविजनल सिलेक्शन टीयर 2 में जो है प्रोविजनल सिलेक्शन होगा। इसमें जो है टेस्ट स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट, इसमें जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर जो है आपका टेस्ट लिया जाएगा। जिस सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे उस सब्जेक्ट से आपको टेस्ट लिया जाएगा। इसके अंतर्गत जो है 100 क्वेश्चंस रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, और इसके लिए भी आपको जो है टाइम 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और इसमें जो है क्वालिफाइंग, इसके लिए भी जो है 40% मार्क्स जो है क्वालिफाइंग है, 40% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। और रियल कैटेगरी के लिए 35% मार्क्स है। और इसमें भी जो आपको नो नेगेटिव मार्किंग है, इसमें भी जो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। इसमें भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा टीयर 2 में भी। अब हम लोग देखते हैं इसके लिए बुक्स कौन कौन सा पढ़ें, उसके बाद हम लोग देखेंगे अपना स्ट्रेटजी किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से हम लोग अपना तैयारी करेंगे। तो इसका एग्ज़ाम जो है एसएससी पैटर्न को फॉलो करता है। तो इसके लिए आपको एसएससी से मिलता जुलता आपको इसमें तैयारी करना चाहिए। तो पहला हम लोग इसके आगे देखते हैं बुक्स। इसके लिए बुक्स कौन कौन सा इसमें पढ़ना चाहिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए हम लोग RS अग्रवाल का बुक देखेंगे। तो इसमें आपको जो है 10th लेवल का जो है आपको सिर्फ जो है बेसिक मैथमेटिक्स आपको क्लियर करना है। और रीजनिंग के लिए भी आपको बेसिक रीजनिंग पूछा जाएगा। इसमें जो है रीजनिंग 360 बुक पढ़ सकते हैं। ये उपकार प्रकाशन में आपको मिल जाएगा। और जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस के लिए सामान्य ज्ञान एवं दिग्दर्शन या फिर लूसेंट जीके, दोनों में से कोई भी एक बुक पढ़ सकते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए सामान्य ज्ञान दर्पण जो है एग्ज़ाम से पहले का 12 मंथ का आपको इसमें देखना है। एग्ज़ाम से पहले का आपको जो है 1 साल का उसका पीछे का ये मैगजीन आपको देखना है। तो इसमें जो है आपका करंट अफेयर्स, इससे आपका जो है पूरा इसमें कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें पूछा जाएगा इंग्लिश से, तो इंग्लिश के लिए 12th लेवल का एनी स्टैंडर्ड ग्रामर बुक, एनी स्टैंडर्ड ग्रामर बुक देखेंगे। कम से कम उसका स्टैंडर्ड 12th लेवल का, 12th क्लास लेवल का आपको होना चाहिए। और ये से आपका रीजनिंग से रिलेटेड जो है आपको इसमें ये इंग्लिश से रिलेटेड इसमें जो है कॉमन एरर से रिलेटेड ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। ग्रामेटिकल एरर या फिर हो गया कॉमन एरर हो, तो उसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग देखेंगे इसके लिए करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश। ये भी आपको उपकार प्रकाशन में मिल जाएगा। तो ये दोनों बुक इसके लिए काफ़ी है, इतना आपको इसमें सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और एक जनरल साइंस, तो इसके लिए जो है जनरल साइंस के लिए 9+10 का जो है
NCERT का साइंस बुक इसमें पढ़ लें, इससे जो है आपका पूरा सिलेबस इसका आपका कवर हो गया। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं इसके लिए स्ट्रेटजी हम लोग किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे ताकि जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो स्ट्रेटजी, तो हम लोग अपना स्ट्रेटजी को जो है 2 भागों में बांट सकते हैं। 50% टाइम ऑन सब्जेक्ट स्टडी और 50% टाइम फॉर सेल्फ असेसमेंट। फिफ्टी % टाइम हम लोग सब्जेक्ट स्टडी के लिए देंगे, 50% टाइम सेल्फ असेसमेंट के लिए। तो इसमें सब्जेक्ट स्टडी में पहला इसमें करना है सेलेक्ट 1 बुक फॉर ईच सब्जेक्ट। रीड 2 to 3 times सेम बुक। तो इसमें सब्जेक्ट स्टडी में पहला आपको स्टडी ये बनाना है, इसमें जो है सेलेक्ट 1 बुक फॉर ईच सब्जेक्ट। प्रत्येक पेपर के लिए, प्रत्येक जितना भी आपको सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट आपका जनरल हो गया, 1 सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। आप जिस विषय में जो है आप स्पेशलाइजेशन किए हैं उस विषय से रिलेटेड आपका 6 सब्जेक्ट हो गया टोटल। तो सेलेक्ट 1 बुक फॉर ईच सब्जेक्ट, प्रत्येक विषय के लिए आपको जो है 1 बुक से आपको सेलेक्ट करना चाहिए जो भी आपको समझने में आसानी लगे, जो पढ़ने में इंटरेस्ट हो। या फिर दूसरा आपका स्ट्रेटजी इसमें होना चाहिए रीड 2 to 3 टाइम्स सेम बुक। 2 से 3 बार जो है आपको सेम बुक आपको पढ़ना चाहिए। तो एक ही बुक को आपको जो है 2 से 3 बार, एक ही पेपर में आपको एक ही साथ में जो है 2 से 3 बुक अगर पढ़ते हैं तो उससे कोई भी बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है। तो इसे एक समय में आपको जो है एक ही बुक आपको पढ़ना चाहिए, उसी को आपको कम से कम 2 से 3 बार आपको पढ़ना चाहिए। इससे जो है आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपका चला जाएगा। अब इसमें तो जो लोग इसमें बॉटनी हो गया, बॉटनी जूलॉजी है, बॉटनी जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स में उतना बेनिफिट नहीं मिलता। ये सभी स्टूडेंट जो है इसमें NCERT का जो है बुक 11-12 का NCERT का बुक पढ़ सकते हैं। इससे आपको उसमें बेसिक क्वेश्चंस में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो जो लोग जो बॉटनी ऑनर्स किए हैं, जूलॉजी ऑनर्स किए हैं, केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स किए हैं या फिर जो है एग्रीकल्चर भी किए हैं, तो उन लोगों को इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा चीज़, जो लोग डिप्लोमा किए हुए हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, तो वो लोग जो है देख सकते हैं NPTEL, इसके वेबसाइट पर TEL होता है, NPTEL। तो इसके वेबसाइट पर आप जा करके आप जो है आप अपना सब्जेक्ट से कोई भी, जैसे आपका जो है इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो है आप जो है इसमें पढ़ सकते हैं। बेसिक वीडियो जो है, कुछ वीडियो आपका जो है कम से कम जो है इंजीनियरिंग के लिए वीडियो बनाया गया, IIT इंजीनियरिंग के लिए IIT प्रोफेसर के द्वारा बनाया जाता है। तो उसमें कम से कम आप जो है फर्स्ट ईयर का वीडियो है, इंजीनियरिंग का जो है फर्स्ट ईयर का, तो कम से कम आप इसमें फर्स्ट ईयर तक का वीडियो इससे आप देख सकते हैं NPTEL इस वेबसाइट पर जा करके। इससे जो है आपको काफ़ी बेनिफिट इसमें मिलेगा। तो ये तो हो गया इसके लिए सब्जेक्ट स्टडी के लिए। ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है, तब अब हम लोग आते हैं सेल्फ असेसमेंट पर। तो मतलब पूरा स्टडी कर लिए हैं, उसके बाद हम अपने आप को कैसे जांचेंगे कितना पार्ट मेरा कंप्लीट हुआ है, कितना बचा हुआ है। तो उसके लिए हम लोग
टेस्ट देंगे, इसके लिए सेल्फ असेसमेंट करेंगे। तो पहला इसमें, तो इसके लिए जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक लीजिए, प्रीवियस ईयर का इसमें क्वेश्चन बैंक लीजिए, या फिर जो है आपको इसमें क्वेश्चन बैंक तो मिल ही जाएगा, नहीं मिलेगा तो इसमें जो है एसएससी का एमटीएस, एसएससी का एमटीएस, सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, या फिर सीजीएल, तो एमटीएस का तो लेवल बहुत नीचे का रहेगा, सीएचएल इसका भी लेवल, इसका ये पेपर आपको सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, इस पर आपको प्रैक्टिस करना है। दूसरा इसमें डेली 2 मॉक टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट आपको इसमें डेली देना है। हंड्रेड मॉक टेस्ट फॉर टीयर 1 and 100 mock test for tier 2. बिफोर द एग्जाम, एग्जाम से पहले तक 100 मॉक टेस्ट आपको डेली 2 मॉक टेस्ट देना है। एक आपका जो है जनरल पेपर के लिए टीयर 1 के लिए, और एक मॉक टेस्ट जो है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए, आपका स्पेशलाइजेशन पेपर के लिए। तो 100 मॉक टेस्ट जो है टीयर 1 के लिए, और 100 मॉक टेस्ट आपको टीयर 2 के लिए एग्ज़ाम से पहले तक आपको दे देना है। इससे आपका जो है स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट तीनों में सुधार सकते हैं। डेली मॉक टेस्ट देंगे तो उससे आपका बनाने का स्पीड बढ़ते जाएगा। फिर आपका जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन फिर भी आपको तो ज़्यादा करेक्ट करना है, तभी तो जो है आपका मेरिट में नाम आएगा। तो उसके लिए आपको ज़्यादा सही करना है। तो उसके लिए जो है एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए भी आपको जो है डेली टेस्ट का ज़रूरत है। फिर टाइम मैनेजमेंट, एग्ज़ाम से पहले ही आपको जो है कैसे आप टाइम को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, तो वो आपको जो है टाइम मैनेजमेंट का जो है टेक्निक इसमें जो पहले से आपको पता रहेगा। तो उसके लिए आप डेली मॉक टेस्ट देंगे तो जो है 120 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चंस हल करना है। तो ये टाइम लिमिट 90 मिनट के अंदर में ही आपको 120 सवालों को हल कर देना है। तो ये टाइम मैनेजमेंट आप डेली मॉक टेस्ट देंगे तो ऐसा स्थिति नहीं आएगा कि जो है आपका क्वेश्चन बचा हुआ रहेगा और टाइम समाप्त हो जाएगा। तो उसके बाद डेली मॉक टेस्ट देने के बाद जो है आपका स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट तीनों में सुधार आएगा। उसके बाद जो है टेस्ट देने के बाद जो है मॉक टेस्ट देने के बाद आपको उसमें टेस्ट एनालिसिस करना है। तो एक टेस्ट देते हैं तो 90 मिनट हो गया, इसमें 90 मिनट टाइम हो गया, तो इतना ही टाइम आपको फिर लग जाएगा इसमें टेस्ट एनालिसिस में। आपका जो है सिर्फ टेस्ट दे करके छोड़ देंगे, उससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है जब तक कि आप टेस्ट एनालिसिस नहीं करेंगे। आपका कौन सा क्वेश्चन जो है किस कारण से कहाँ पर गलत हुआ वो चीज़ आपको बिल्कुल आपको क्लियर करना है। तो इसीलिए जो है इसको टेस्ट एनालिसिस हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये पार्ट भी जितना टेस्ट में आपको बेनिफिट मिलता है उससे उतना बेनिफिट इससे आपको भी टेस्ट एनालिसिस से आपको मिलता है। तो इसके लिए आपको जो है टारगेट जो है कट ऑफ, अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें तो 70 to 80% जो है आपका टारगेट रहना चाहिए। इसमें जो है आपका इतना में कट ऑफ हो जाएगा। और इतना जो है फिर पहले हम लोग देख चुके हैं कि 40% फॉर कट ऑफ पर जनरल कैटेगरी के लिए रहेगा, तो उसके लिए 40% और 35% फॉर रिजर्व कैटेगरी के लिए। तो उतना कट ऑफ में जो है बहुत सारा कैंडिडेट अवेलेबल हो जाएगा। तो कट ऑफ जो है बहुत ऊपर चला जाएगा, उतना मान करके नहीं तैयारी करना। आपको जो है टारगेट रहना चाहिए 70 to 80% आपका टारगेट रहना चाहिए। तो अगर प्रीवियस ईयर का
कौन सा सब्जेक्ट में कट ऑफ उसमें जो है देखना चाहते हैं तो ये तो वेबसाइट पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। इस तरह से तैयारी करेंगे तो जो है आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। अभी तो जो है इसमें ऑनलाइन टेस्ट का सुविधा उपलब्ध है, तो ऑनलाइन टेस्ट का बेनिफिट ले सकते हैं, अभी उससे भी आप बेनिफिट इसमें ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।